हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हमने जो सीरीज चला रखी है एमसीक्यू की, उसमें हमने 2 सब्जेक्ट कवर करा दिए हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी। अब हमारा जो तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है यूपी स्पेशल, यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष। इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है संक्षिप्त अवलोकन या संक्षिप्त परिचय। उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय या अवलोकन। इसका जो पहला क्वेश्चन है देखिए, कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित थे। ए बास्केटबॉल, बी वॉलीबॉल, सी हॉकी, डी कुश्ती। सही आंसर है इसका सी हॉकी। कुंवर दिग्विजय सिंह भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में था। इनका लोकप्रिय नाम था डी.के. बाबू। उन्होंने लंदन ओलंपिक 1948 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारतीय टीम के उप कप्तान तथा हेलसिंकी ओलंपिक 1992 टीम के कप्तान थे। इसमें भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ए 10 अप्रैल, बी 20 फरवरी, सी 18 जुलाई, डी 24 जनवरी। से आंसर इसका डी 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और इसकी शुरुआत जो हुई थी मनाने की वो 2018 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ए गौरैया, बी मोर, सी तोता, डी सारस करेन। सी आंसर है इसका डी सारस करेन। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रास एंटिगोना। यह दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। ए भारतीय हाथी, सी भारतीय चीता, सी काला हिरण, डी दलदली हिरण। सही आंसर है इसका डी दलदली हिरण। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है दलदली हिरण, जिसे बारहसिंगा भी कहते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा क्रोच, राष्ट्रीय पशु पुष्प पलाश या टेसु 2011 से, राजकीय वर्ष अशोक, राजकीय केरला की तथा राजकीय चीन। एक वर्ष में 2 मछली, एक तीर धनुष और बीच में बहती गंगा यमुना नदियों का ये 1938 स्वीकृत था। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है। इसका पुराना नाम मिसापुर था। बी सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अम्बेडकर जिला नगर जिले से गिरा है। सी सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। अब इसके देख लो ऑप्शन। ए दोनों कथन ए और बी सही है, बी केवल कथन ए सही है, सी सभी कथन ए बी सी सही है, डी केवल कथन सी सही है। सही आंसर है इसका डी केवल कथन सी सही है। क्या है, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। अब देखते हैं इसकी डिटेल। सुल्तानपुर जिले का नाम पुराना नाम था कुशभवनपुर मिलता है। यह जिला उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, अम्बेडकर नगर उत्तर पश्चिम में, बाराबंकी पूर्व में जौनपुर, आजमगढ़ पश्चिम में, अमेठी तथा दक्षिण में प्रतापगढ़ से घिरा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर शहर के क्राइस्ट चर्च के दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। इसका निर्माण विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर करवाया गया था। वर्तमान समय विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है। ए कमल, बी वाटर लिली, सी गुलाब, डी पलाश। सही आंसर है इसका डी पलाश। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम पलाश है। पलाश का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटियन मोनोस्पर्म। पलाश को डाक या टेसु के नाम से भी जाना जाता है। डाक या टेसु। पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली के रंग में जाता है। इसमें प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। हरियाणा, बी ओडिशा, सी बिहार, मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका डी ओडिशा। मध्यवर्ती राज्य कौन से हैं इसके। हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। इसका अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का इतिहास, यानी कि उत्तर प्रदेश का क्या इतिहास रहा है। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के पृथक्करण के आधार पर कौन सा आयोग था। ए हंटर आयोग 1882, बी सेंट्रल आयोग 1917-1919, सी है कोठारी आयोग 1964 से लेकर 66, फिर मुतालिया आयोग 1952। सही आंसर इसका बी सेंट्रल आयोग। उत्तर प्रदेश में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा के पृथक्करण का आयोग 1917 में गढ़ी सेंट्रल आयोग था। इसे प्राय कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नाम से जाता है। इस आयोग का अध्यक्ष माइकल सेंट्रल थे। इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए व्यापक सिफारिशें दी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में रामनगर को बनारस राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। ए राजा बलवंत सिंह, बी राजा उदित नारायण, सी राजा चैत्य सिंह, डी राजा महिप नारायण सिंह। से आंसर इसका ए राजा बलवंत सिंह। काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने 1750 में
रामनगर को बनारस राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया। यहाँ गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित किला मुगल स्थापित शैली में निर्मित किया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत आगरा अवध की राजधानी को इलाहाबाद में कहाँ स्थापित किया गया? ए कानपुर, बी गोरखपुर, सी लखनऊ, डी वाराणसी। सही आंसर है इसका सी लखनऊ। वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। लखनऊ को वर्ष 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया। आज़ादी मिलने के बाद 6 वर्ष बाद 24 जनवरी 1950 को उसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया। अगला प्रश्न, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बी लंबनी, फिर कुशीनगर या बोधगया। सही आंसर है इसका सारनाथ में, जब इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको यहाँ उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? ए 55 वर्ष, बी 80 वर्ष, सी 75 वर्ष, डी 60 वर्ष। सही आंसर है इसका 80 वर्ष की आयु में। और ये जो स्थान था उत्तर प्रदेश का, ये था कुशीनगर में। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ पे किया गया था? ये था उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, आदि पुराण की स्तृत करके संत चित्र संग्रह? ए महावीर, बी आदिनाथ, सी पार्श्वनाथ, डी नेमिनाथ। सही आंसर है इसका बी आदिनाथ। आदिनाथ जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो संस्कृत भाषा में आदिनाथ ऋषभदेव के सच्चरित्र संग्रह है। अगला प्रश्न है, तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा है? ए शेर, बी सांप, सी संग, डी बैल या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा सांप प्रतीक सांप है। बैल ऋषभदेव, सिंह महावीर, संग विनेमिन का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, उन्ना जिले का पूर्ण नाम क्या था? ए स्वाई गोदो, बी सत्यवादी, सी विष्णुपुर, डी प्रतापनगर। सही आंसर ए स्वाई गोदो। उन्नाव जिला के पूर्ण नाम को स्वाई गोदो था। लगभग 1200 साल पहले एक शहर घने जंगलों से घिरा हुआ था। चौहान राजपूत गोदो सिंह ने संपूर्ण 12वीं शताब्दी में तीसरे चतुर्थांश में जंगलों को साफ करके स्वाई गोदो नामक शहर बसाया था, जो आज उन्नाव के नाम से जाना जाता है। वर्तमान उन्नाव जिले का क्षेत्रफल 4558 किलोमीटर है। इस जिले में कुल 6 तहसीलें और 16 विकास खंड में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य इस जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया? ए सुजाउद्दौला, बी वाजिद अली शाह, सी सफदरजंग, डी सादत अली खान। सही आंसर है इसकी सादत अली खान। लखनऊ के नवाब सफदरजंग ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था, जबकि बड़ा इमामबाड़ा जिसे अस्फी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इसका नाम दूसरा है अस्फी इमामबाड़ा। इसका निर्माण वर्ष 1784 में अवध के नवाब अस्फाउद्दौला द्वारा कराया गया था। इमामबाड़ा भवन लखनऊ की सबसे भव्य इमारत में से गया। राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है। इसका प्रबंध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद संधि पर किस वजह हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया था? ए 1784, 1815, डी 1793। आंसर है इसका बी 1765 में। अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें प्रथम संधि पर हस्ताक्षर 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के माध्यम तथा द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई। द्वितीय संधि के अंतर्गत नई कंपनियों द्वारा हर्जाना के रूप में 50 लाख रुपए दिए गए और अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई। अवध के शेष क्षेत्र को इलाहाबाद के वापस ले गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से थे? ए पटियाला, बी फिरोजपुर, उन्नाव, सी उन्नाव, डी सुल्तानपुर। सही आंसर है इसका ए पटियाला। ये पटियाली शहर से थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में वर्ष 1253 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली में 6 सुल्तानों के साथ काम किया। अमीर खुसरो सूफिया विशेष रूप से निजामुद्दीन और काफी नजदीक थे। उन्होंने काव्य तथा संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित की गई थी। ए वाराणसी, बी कानपुर, सी लखनऊ, इलाहाबाद, डी लखनऊ। तो सही आंसर था इसका सी इलाहाबाद। 1857 क्रांति के बाद 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम प्रांत से अलग करते हुए इसकी राजधानी आगरा से इलाहाबाद हस्तांतरित की गई। उत्तर पश्चिम प्रांत तथा अवध के रूप में बटे उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। 1920 में प्रांतीय चुनाव के बाद सरकार की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। सन 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की गई और प्रांतीय मुख्यालय प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित किया गया। अगला प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान की जाए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के तीनों जिले से थे? ए बख्शी खान, बी अशफाक उल्ला खान,
सी भीमराव अम्बेडकर। सही आंसर है डी लाला लाजपत राय। सही आंसर है इसका ए। ये थे जनरल बख्त खान। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान जनरल बख्त खान ने भारतीय स्वतंत्र बिलों के दिल्ली राज्य में क्षेत्र में कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया। स्वतंत्र संग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म 1797 में बिजनौर जिले में होता है। इनकी मां अवधि राजकुमार की मृत्यु 1757 में हुई थी। अगला प्रश्न, अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। ए पहला इसका 1920 में रूर प्रतापगढ़ में घटित। सेकंड, प्रताप किसान के विरुद्ध तालुकदारों को दमनकारी प्रथाओं का जवाब बनाई गई। तीसरा है नजराना और बेगार का उन्मूलन किया गया। चौथा है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इस मुद्दे को समर्थन किया। फिर है पांचवा चरण सिंह द्वारा स्थापित। इसकी पॉइंट देखना ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। आंसर है इसका डी 4। कौन से हैं? पहला है बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को रूर प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। दूसरा, यह किसान सभा किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं का जवाब में बनाई गई। तीसरा है इस सभा में नजराना और बेगार प्रथा का उन्मूलन करने का विरोध किया। फिर चौथा है इस किसान सभा में गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इस मुद्दे पर समर्थन किया। इस किसान सभा की स्थापना बाबा चंद्र रामचंद्र ने की थी, न कि चरण सिंह दास ने। इसका कथन 5 गलत है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्र में उसका संबंधित नेता से मिलान करें। कौन सा नेता है उनसे मिलान कीजिए। केंद्र और नेता: लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, मथुरा। फिर है मौलवी लिगत, फिर देवी सिंह, फिर मेरठ बेगम हजरत, फिर है मथुरा कदम। सही आंसर है इसका बी। केंद्र फिर है 1857 के विद्रोह संबंधित स्थान है। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, फिर इलाहाबाद से थी मौलवी लियाकत अली, मेरठ से थे कदम सिंह और मथुरा से थी देवी सिंह। अगला प्रश्न है एक आंदोलन 1921-22 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। एक आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पास आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। तो बी है यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था। फिर तीसरा है इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। डी है यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैल गया। आंसर इसका बी। क्या आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था। एक आंदोलन 1920-21 में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किसानों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन था। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया। यह आंदोलन उस लगान दर सनक उत्पीड़न एवं शोषण नजराना लेना जैसे अत्याचारों के विरुद्ध किया गया था। आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। इसका विस्तार क्षेत्र लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर इत्यादि क्षेत्रों में विस्तारित किया था। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की। ए मलिक मोहम्मद जैसी, बी जमालुद्दीन हुसैन सिराजी, सी सैयद अख्तर हुसैन रिजवी, डी अकबर इलाहाबादी। सही आंसर इसका ए मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी अमेठी के निकट जैस के रहने वाले थे। जैसी सूफी प्रेम मार्ग की शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। उनकी पदामत रचना ख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक था। जैसे कि पूर्ववंशी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अगला प्रश्न है मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव 1955-56 के रूप में कार्य किया। ए भारतीय जनता पार्टी, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, डी जनता पार्टी। सही आंसर इसका सी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर राष्ट्रीय नेता बनने से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी महासचिव 55-56 के रूप में कार्य किया। 1977 से 1988 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष है। वर्ष 1965 में कांग्रेस में शामिल हुए और 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव बने। वह लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक बदलाव के प्रति प्रतिबद्ध को राजनीतिक चुने गए थे। अगला प्रश्न है अवध के शासक के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से एक नहीं था। ए सिमाऊं, बी कुरस्वाम, सी बिट्टूर, डी पटकापुरा। सही आंसर है इसका सी। कानपुर का गठन अवध के शासन के अंतिम चरण में कई गांवों में मिलाकर किया गया था। इस गांव में सिमाऊं, कुरस्वाम, पटकापुरा और भी गांव शामिल थे, जबकि बिट्टूर इसमें शामिल नहीं थी। इस शहर की स्थापना चिचिंडी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी। कानपुर का मूल नाम खानापुर था। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था। ए अफगान, बी मराठा, सी सिख, डी राजपूत। सही आंसर इसका बी मराठा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठा का सत्ता पर नियंत्रण था।
अंग्रेजों ने 1803 में मराठा को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, अमीरपुर, जालौन तथा आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आगरा शहर की स्थापना वर्ष 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने की थी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्ति सूची 1 उनकी भूमिका सूची 2 में मिलान कीजिए। ए सूची 1 सूची 2 ऐतिहासिक व्यक्ति और भूमिका। नाना साहब, फिरा खारो भगत, सी है मौलवी अब्दुल्ला शाह, सी है खान बहादुर शाह। भूमिका थी कानपुर में नेत्र का, रानीपुर से सेनानी, फैजाबाद से अग्रणी व्यक्ति, बरेली में सरकार बनाई। आंसर है इसका डी, लीगल फैक्ट है। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। बी, कारू भगत ने रानीपुर में स्वतंत्रता सेनानी की। सी, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के अग्रणी व्यक्ति थे। डी, खान बहादुर खान बरेली में सरकार बनाई। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया गया? ए, शाहजहां, बी, अकबर, सी, बाबर, डी, औरंगजेब। से आंसर है इसका बी, अकबर। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने वर्ष 1571 में की। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में आगरा जिले में एक नगर पालिका वार्ड है। यह अकबर के शासनकाल में 1571-85 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। अगला प्रश्न है, निम्न सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए, वैशाली, बी, काशी, सी, चंपा, डी, मथुरा। आंसर इसका डी, मथुरा। महाजनपद और उनकी राजधानी। सूरसेन की मथुरा, वज्जी की वैशाली, अंक की थी चंपा, काशी की थी वाराणसी। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन वैसल साम्राज्य की राजधानी किस स्थान से बौद्धों के लिए पवित्र है? क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे 5 चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण है। ए, श्रावस्ती, बी, कुशीनगर, सी, संकीसा, डी, सारनाथ। से आंसर इसका ए, श्रावस्ती। प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान था। बुद्ध ने अपने जीवन के अधिकांश समय श्रावस्ती में बिताया। यहीं पर इन्होंने अपने जीवन के कई चमत्कार किए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद का राजधानी थी? कौशाम्बी, श्रावस्ती, अक्षित्र, काशी। से आंसर है इसका डीपी। महाजनपद काल में कौशल महाजनपद के उत्तरी कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, जबकि दक्षिणी महाजनपद की राजधानी साकेत अयोध्या थी। यहाँ का प्रसिद्ध राजा प्रसन्नचित्त था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में ही बिताया। पहला प्रश्न, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ए, मोतीलाल नेहरू, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, लाला लाजपत राय, डी, रमेश चंद्र दत्त। संख्या ए, मोतीलाल नेहरू। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। पहला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी के पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतेह शब्द का अर्थ जीत से है। यह शब्द निम्नलिखित किस भाषा से लिया है? ए, संस्कृत, बी, फारसी, सी, प्राकृत, डी, उर्दू। से आंसर है इसका बी, फारसी। उत्तर प्रदेश के आगरा से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी नगर को विजय का नगर भी कहा जाता है। इस नगर के नाम का फोनेम शब्द फतेह शब्द फारसी शब्द से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है विजय। मुगल काल में बादशाह अकबर 1556 से 1605 तक इसका शासनकाल रहा है। साम्राज्य की राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थान की। मुगल काल में निर्मित यहाँ की प्रमुख इमारतें जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल और इबादत खान आदि। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा स्थित है? ए, वाराणसी, बी, लखनऊ, सी, कानपुर, डी, अलीगढ़। से आंसर इसका बी, लखनऊ। इसे बड़ा इमाम, छोटा इमामबाड़ा स्थित है। इसे बुलबुलैया भी कहते हैं। बड़ा इमाम अस्फतुल्लाह ने बनवाया था। इसमें आसफी मस्जिद भी है, जहाँ गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। मुस्लिम परिवार के आंगन में 2 ऊंची इमारतें हैं। अगला प्रश्न, परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म कहाँ हुआ था? ए, प्रयागराज, इलाहाबाद, बी, वाराणसी, सी, गोरखपुर, डी, कुशीनगर। सी आंसर है इसका सी, गोरखपुर। परमहंस योगानंद गिरी मुकुंदलाल बोस का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में होता है। श्री योगानंद 20वीं सदी के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु योगी संत। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षाओं के प्रचार के साथ साथ अपने नई को क्रिया योग उपदेश दिए तथा पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति एवं विरासत। उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति एवं विरासत। इसका पहला प्रश्न देखिए, प्रयाग प्रसिद्ध शिलालेख जो समुद्रगुप्त की प्रशंसा करता है, किस दरबारी कवि ने लिखा था? ए, बाणभट्ट, बी, भारवी, सी, हरिसेन, डी, कालिदास। से आंसर है इसका सी, हरिसेन। प्रयाग प्रसिद्ध शिलालेख जो समुद्रगुप्त की प्रशंसा करता है, कि रचना उनके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। यह संस्कृत भाषा में लिखी थी। समुद्रगुप्त की वीरता, विजय और उनकी शासनकाल का विस्तृत वर्णन है। यह इलाहाबाद
में स्थित अशोक स्तंभ महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब ने अधीन हुआ था? ए सादत अली खान, बी सजाउद्दौला, सी आसफउद्दौला, डी वाजिद अली शाह। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी आसफउद्दौला। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के नवाब आसफउद्दौला के अधीन हुआ था। लखनऊ में चित्रकला की वाज एंड टप्पा से नाम से दो शैली विकसित थी। लखनऊ में चित्रकला शैली का विकास मुख्य रूप से अवध के नवाब के संरक्षण और यूरोपीय प्रभाव से हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ए साड़ी बुनाई, बी कालीन निर्माण, सी चिकनकारी, डी चमत्कार मिट्टी के बर्तन। सही आंसर है इसका बी कालीन निर्माण। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले कालीन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए भदोही को कालीन नगरी भी नाम से जाना जाता है। हाथों से बुने गए कालीन के लिए भदोही विश्व प्रसिद्ध है। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में 16वीं शताब्दी के अंत में मिर्जापुर भदोही क्षेत्र में कालीन बनानी शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निश्चित किए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए जिले में बने गेहूं के डंडल से बने शिल्प उत्पादों में बहुत लोकप्रियता है। फिर भी है, इस क्षेत्र के शिल्पकार अनोखी कलाकृति बनाते हैं जिनके चित्रों का आकार गेहूं के डंडल का उपयोग करके कपड़ों के फ्रेम पर तैयार किया जाता है। इस कलाकृति को चमक के साथ बढ़ाई जाती है। सी बहराइच देवीपाटन जिले में स्थित दक्षिणी भाग में स्थित है। ऑप्शन देखो, ए केवल कथन ए, बी कथन ए और बी दोनों, डी कथन केवल सी। सही आंसर है इसका सी। बहराइच जिले में बने गेहूं के डंडल से हस्तशिल्प उत्पादन में बहुत लोकप्रिय शिल्प की इस हस्तशिल्प को बहराइच जिले की खास पहचान माना जाता है। इस क्षेत्र में शिल्पकार अनोखी कलाकृति बनते हैं जिनके चित्रों का आकार गेहूं के डंडल का उपयोग करके कपड़ों के फ्रेम तैयार किया जाता है। इन कलाकृतियों की चमक समय के साथ बढ़ती जाती है। बहराइच देवीपाटन मंडल के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक लोकप्रिय सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? ए कडप्पा पत्थर, बी सोप स्टोन, सी संगमरमर, डी उपयुक्त सभी। सही आंसर है इसका डी उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए प्रयोग की जाने वाली लोकप्रिय सामग्री कडप्पा पत्थर, सोप स्टोन, संगमरमर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प का एक प्रसिद्ध समृद्ध इतिहास रहा है और लाल बलुआ पत्थर इसकी पारंपरिक और प्रसिद्ध सामग्री है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दक्षिण और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थान के निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ए पंडित रविशंकर वाराणसी, डी नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर, सी सौरभ शुक्ला गोरखपुर, डी मुजफ्फर अली प्रयागराज। सही आंसर है इसका डी मुजफ्फर अली प्रयागराज। क्योंकि मुजफ्फर अली का जन्म लखनऊ में होता है न कि प्रयागराज में। पंडित रविशंकर का जन्म स्थान वाराणसी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म स्थान मुजफ्फरनगर तथा सौरभ शुक्ला का जन्म स्थान गोरखपुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जीआई भौगोलिक संकेत टैग उत्पादन का स्थान का मिलान करें। ए वॉल हैंगिंग, हस्तनिर्मित दरिया, कैंची, हस्तनिर्मित कालीन। इसका है मेरठ, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर। से आंसर है इसका डी। जीआई टैग प्राप्त हुआ है इसमें वॉल हैंगिंग गाजीपुर, हस्तनिर्मित दरिया मिर्जापुर, कैंची मेरठ और हस्तनिर्मित कालीन भदोही। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में किस शहर पित्तल के बर्तन के लिए और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ए सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ। सही आंसर है इसका बी मुरादाबाद। मुरादाबाद पित्तल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए, सहारनपुर लोहे के बाट के लिए, आगरा मिट्टी खिलौने के लिए, लखनऊ जरदोरी और चिकनकारी के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद किस कला का पर्याय बन चुका है? ए हाथ छपाई, बी चूड़ियां, सी मिट्टी के बर्तन, डी चित्रकला। सही आंसर है इसका ए हाथ छपाई। ए फर्रुखाबाद हाथ छपाई कला का पर्याय बन चुका है। रक्त मुद्रण भारत का एक प्राचीन शिल्प है। इस कला के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य के ही सीमित है। लखनऊ, बनारस, पिलखुआ और फर्रुखाबाद इस कला के कुछ प्रसिद्ध केंद्र है। अगला प्रश्न है, कला कौन सी कला मुद्रा से स्टेज सेलिंग की पारंपरिक कला है? ए कजरी, बी लघु कला, सी सांची, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है इसका सी सांची। सांची कला मथुरा में स्टेज सेलिंग की पारंपरिक कला है। इनकी शुरुआत ब्रज में हुई, यहाँ कृषि प्रशिक्षण की लीला से जुड़ी कला है। अगला प्रश्न, बोकरेल किस की प्रसिद्ध कला करती है? लखनऊ, बी आगरा, सी कानपुर, डी वाराणसी। आंसर है इसका डी वाराणसी। बोकरेल वाराणसी की प्रसिद्ध कला करती है। भारत में बनारसी बोकरेल फैब्रिक का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे में बड़े पहन कर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने के लिए औपचारिक परंपरा निम्नलिखित कौन सी है? ए जरदोरी, चिकनकारी, दस्तरखान, डी क्रेजर। से आंसर इसका सी दस्तरखान। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा को दस्तरखान कहा जाता है। अगला प्रश्न,
हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिखा गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के साथ हुआ? ए दशरथ, बी भीमसेन, सी लक्ष्मण, डी रावण। आंसर इसका डी रावण। हिंदी पौराणिक कथा में मेरठ का नाम संभवतः माया राष्ट्र है, जो असुरों की वास्तुकार माया के देश है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रावण रामायण का एक पात्र था। रावण लंका का राजा था। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश की वास्तुकला। इसका पहला प्रश्न देखिए, आगरा किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए अकबर ने इसका निर्माण शुरू करवाया, बी इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खान की देखरेख में शुरू हुआ, सी यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके ऑप्शन देखिए, ए दोनों कथन ए और बी सही है, बी केवल कथन ए सही है, सी दोनों कथन ए और सी सही है, डी केवल कथन बी सही है। आंसर इसका सी कथन ए और सी है। आगरा किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया और इसका निर्माण अकबर से अपनी देखरेख में था और आगरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसका जो आंसर है बी सही नहीं है, इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खान की देखरेख में शुरू हुआ, ये गलत है। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ए इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया, बी इसे पेशावर पर अकबर की जीत के बाद याद बनवाया, सी यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, डी यह फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है। आंसर इसका बी, इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनवाया। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय की याद में अकबर ने बनाया गया था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है और फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसका जो बी है ये गलत है, इसको पता। अगला प्रश्न, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ए नियो क्लासिकल, बी इंडो सार्वजनिक और जी फिर है इसका सी है विक्टोरियन गोथिक, डी आर्ट डेक। आंसर है इसका बी, यह इंडो सार्वजनिक स्थापत्य कला का उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का निर्माण विक्टोरिया गोथिक शैली में कराया गया है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बरुआ सागर किया किसके द्वारा बनवाया गया था? ए शमशेर खान, बी राजा वीर सिंह, सी राजा गंगाधर साहब, डी राजा उदित सिंह। सही आंसर इसका डी राजा उदित सिंह। प्रसिद्ध बरुआ सागर किले का निर्माण ओरछा के राजा उदित सिंह ने करवाया था। यह किला झांसी में स्थित है। इसी स्थान पर राजा उदित सिंह ने बरुआ सागर ताल का भी निर्माण कराया था। झांसी शहर पर पंच नदी एक बेतवा नदी के मध्य स्थित है। इसकी स्थापना 1631 में ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेल ने की थी। आयुर्वेदिक महोत्सव आयोजन झांसी में किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए। ए पहला है इसका वाराणसी रिवर फ्रंट, बी सारनाथ, फिर तीसरा है काशी विद्यालय, फिर चौथा है इलाहाबाद किला। ए पहला और दूसरा, बी पहला और चौथा, सी दूसरा और चौथा, डी है दूसरा और तीसरा। सही आंसर इसका प्रश्न सब कौन से हैं इनमें से कोई नहीं अभी। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में 44 स्थल शामिल हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के 3 है। ए आगरा का किला 1983, फतेहपुर सीकरी 1989, ताजमहल 1983। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी 1983, कोई भी इसमें विकल्प नहीं गया। जुलाई 2025 को मराठा सैन्य प्रदेश को शामिल किए जाने के बाद यह संख्या बढ़कर 44 हो गई। मराठा सैन्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ए मेहताब बाग में लखनऊ, शंकर विमानमंडल प्रयागराज, लाल किला आगरा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। पहले ही है इसका मेहताब बाग लखनऊ। मेहताब बाग है आगरा में मेहताब बाग आगरा में, शंकर विमानमंडल प्रयागराज, लाल किला आगरा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। अगला प्रश्न है, लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? 90 फीट 60 मीटर 90 मीटर 60 फीट। आंसर इसका डी 60 फीट। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा, छोटी इमामबाड़ा के निर्मित रूमी दरवाजे को तुर्की गेट भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 60 फीट है। इसे अवध के नवाब आसफउद्दौला ने वर्ष 1784 में बनवाया था। अगला प्रश्न, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला के शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। पहला है पातालपुरी मंदिर, बी चौसन योगिनी मंदिर, सी विशालाक्षी मंदिर, डी है पंचायत मंदिर। सही आंसर है इसका पंचायतन मंदिर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे बड़ी पंचायतन मंदिर निर्माण शैली में निर्मित है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर गुप्त काल से निर्मित है। पंचायतन शैली में मंदिरों में मुख्य मंदिर 4 सायतम
मंदिर को गिरा है। पंचायत में शिलान्यास अन्य मंदिर है उदयपुर का जगदीश मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर व कंदरिया महादेव मंदिर तथा भुवनेश्वर महादेव मंदिर। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक उत्तर प्रदेश के त्योहार। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरे के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नक्तैया के लिए प्रसिद्ध है? ए मथुरा, बी वाराणसी, सी गोरखपुर, डी बरेली। सही आंसर इसका बी वाराणसी। उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला दशहरे के दौरान निकलने वाले एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नक्तैया के लिए प्रसिद्ध। नक्तैया भगवान लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने वाले वाक्य अभिनय के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के अन्य उत्सव मेलों को काम्पियल मेला औरंगाबाद में, सोरो मेला कासगंज में, द्रुपद मेला वाराणसी में, नवरात्र मेला मिर्जापुर में, सैयद सालार मेला बहराइच तथा कल्की महोत्सव संभल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्रथम फोकस क्या है? ए कृषि प्रदर्शनी और व्यापार, बी पारंपरिक संगीत और दर्शन, सी धार्मिक अनुष्ठान और जुलूस, डी बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला। सही आंसर है इसका डी, बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला है। यह मेला प्रतिवर्ष आगरा जिले में आयोजित किया जाता है। यह मेला ग्रामीण भारतीय जीवन की एक रंगीन जीवंत एक पूरी तरह से परमाणु झलक प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति उत्सव समारोह के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान से रखते हैं कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन करता है? ए महोबा, बी मेरठ, सी बांदा, डी बाराबंकी। सही आंसर इसका बी मेरठ। नौचंदी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों मेलों में कालिंजर मेला आयोजन बांदा में, बेराघाट मेले का आयोजन हरदोई में, ढाईघाट मेले का आयोजन शाहजहांपुर में, शेर सोलार मेले का आयोजन बहराइच में तथा गोविंद साहब मेले का आयोजन अम्बेडकर नगर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 कब आयोजित किया था? ए 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक, बी 15 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2026 तक, सी 15 जनवरी 2026 से 26 फरवरी 2025 तक, सी 13 जनवरी से 28 फरवरी तक। सही आंसर है इसका बी, ए है इसका। अच्छा, 13 जनवरी 2025 से, हाँ ए से कह रहे हैं, 26 जनवरी 2025 तक। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। पहला प्रश्न देखिए इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ए बरसाना, बी वृंदावन, सी बांदा, डी खीरी। सही आंसर है इसका सी बांदा में। कालिंजर मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आयोजित किया जाता है। इसी तरह टिकरी मेला का आयोजन अमरोहा में, रथ यात्रा मेला का आयोजन वाराणसी में, सोरो मेला का आयोजन कासगंज में तथा बटेश्वर मेला का आयोजन प्रतिवर्ष आगरा में किया जाता है। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में इस साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया था? कानपुर, बी आगरा, सी मेरठ, डी मथुरा। सही आंसर है इसका बी। उत्तर प्रदेश में इस साल ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव यहाँ के सबसे बड़े वार्षिक महोत्सव में से एक है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किस की स्थिति का अध्ययन करने के लिए निर्धारित किए थे? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। सही आंसर है इसका बृहस्पति। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के अध्ययन के बाद निर्धारित की जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। कुंभ मेला 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष में तथा प्रयागराज में 2 महाकुंभ पर्वों के बीच 6 वर्षों के अंतराल में कुंभ आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है? पारंपरिक भोजन मेला, बी पशु मेला, सी सांड की लड़ाई या डी उपयोग। आंसर है इसका बी है इसका पशुधन मेला। यह है आगरा से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित है, एक तीर्थ स्थल है। पहला प्रश्न, किससे उत्तर प्रदेश और बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है? किससे होता है? ए झूला, बी बिरा, सी सवांग, डी रचा। सही आंसर इसका झूला। झूला उत्तर प्रदेश और बिहार बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजन है। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य व संगीत। पहला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है? ए कार्तिक, बी चैत्र, सी माघ, डी सावन। सही आंसर है इसका डी, सावन के महीने में।
झूलन नृत्य मुख्य रूप से सावन माह जुलाई अगस्त में किया जाता है। सावन मास में वर्षा ऋतु के समय पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं और महिलाएं पारंपरिक गीतों के साथ झूलन नृत्य करती है। यह नृत्य भगवान कृष्ण राधा के प्रेम को समर्पित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं के किया जाता है? ए नौटंकी, बी शोर, सी स्वांग, डी कजरी। सही आंसर है इसका डी कजरी। उत्तर प्रदेश का कजरी नृत्य बरसात के मौसम में किया जाता है महिलाओं द्वारा। उत्तर प्रदेश के अन्य लोकप्रिय नृत्य हैं में पाईडांडा बुंदेलखंड क्षेत्र, तिवारी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र, दोबिया नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र, कटघोड़वा नृत्य पूर्वांचल, कर्म नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र, जोगिनी नृत्य अवध क्षेत्र और सोहराय नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चों के जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया जाता है? ए सोहर, बी चैती, सी कजरी, डी बिरवा। सही आंसर है इसका ए सोहर। सोहर लोकगीत उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चों के जन्म के शुभ अवसर पर गाया जाता है। या मंगल गीत है या प्रदेश की संस्कृति जुड़ा है गीत है। सोहर गीत में राम और कृष्ण के जन्म की सुंदर कथाएं भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चरकलवा नृत्य की प्रमुख विशेषता है? ए हाथियों के साथ प्रदर्शन, बी रंगीन रिबन पकड़कर एक घेरे का नृत्य करना, सी है तलवार के साथ नृत्य करना, डी सिर पर बोझ दीपकों को संतुलित। सही आंसर है इसका डी। चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता सिर पर बोझ दीपकों को संतुलित करना है। चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर बड़े स्तरीय वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिड को रखकर कृष्ण भक्ति के नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? ए दिवारी ख्याल, डी गड़सपा ख्याल, डी अभिनय ख्याल, डी जयपुरी ख्याल। सही आंसर इसका ए दिवारी ख्याल। दिवारी ख्याल नृत्य रूप नहीं है बल्कि गड़प्पा ख्याल, अभिनय ख्याल तथा जयपुरी ख्याल नृत्य के प्रकार हैं। ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्रों के जन्म के समय आता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में अन्य लोक नृत्य में सोहरा अथवा सोहरा, धुरिया, कांडा, घोड़ा अथवा पाईडांडा, देवी और बलेरी आदि प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, किस गायिका ने बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा थी? ए रसूल देवी बाई, बी ठाकुर प्रसाद, सी राशिद खान, डी अन्नपूर्णा। सही आंसर इसका रसूलन बाई में छोटी मैना, बड़ी मैना एवं गिरिजा देवी बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका थी। बनारस घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने को शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्धि दिलाने भारत रत्न 2 संगीतों को व रविशंकर सितार व बिस्मिल्लाह खां सैनो की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस घराने के प्रसिद्ध तबका वादकों में गुदे महराज, किशन महराज, पंडित राजन एवं साजन मिश्र रहे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नृत्य के रूप में एक महिला नर्तिका नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के लिए स्तंभ को सीखते हैं? ए रासिया, बी रामलीला, सी चरकुला, डी ब्रजरसीला। सही आंसर इसका सी चरकुला। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का एक प्रचलित लोक नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इसमें पर्दा ढकी महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला बोझते गोलाकार लकड़ियों का पिरामिड जैसे पहन जाता है, सिर पर रखकर कृष्ण गीतों पर नृत्य करते हैं। इस तरह डांडिया नृत्य अवध क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत के रूप में किया जाता है। इसमें सिंदूर की मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत किस राज्य क्षेत्र का क्षेत्रीय गीत है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आंसर है उत्तर प्रदेश। यह ब्रज क्षेत्र का एक क्षेत्रीय गीत है। इसमें भगवान कृष्ण राधा के प्रेम पर है जो मुख्यतः होली के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न, थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की संस्कृति पहचान? ए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सी बुंदेलखंड, डी तराई। आंसर है इसका डी तराई क्षेत्र। थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान। थारू उत्तर प्रदेश के सर्वप्रमुख जनजाति समूह। इस जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र गोरखपुर, महराजगंज, लखीमपुर, श्रावस्ती और बहराइच जिले में निवास करते हैं। थारू की रात वंश कई जातियों के उपजातियों में विभाजित है। थारू दीपावली के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन के पहले किया जाता है? ए धुरिया, बी कनरा, सी कजरी, डी जोगियानी। आंसर इसका सी कजरी। उत्तर प्रदेश का कजरी नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। कजरी मुख्य रूप से मिर्जापुर व वाराणसी के साथ साथ समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रहते हैं। मालिनी, अवस्थी, उर्मिला, चिरावस्थी, अजीजा श्रावस्ती व उषा गुप्ता कजरी
की प्रमुख गायिका है? पहला प्रश्न है, कौन सा घराना ख्याल, गायकी और धुर्प धमार का मिश्रण है? ए रामपुर घराना, बी अतरौली घराना, सी किराना घराना, डी आगरा घराना। सही आंसर इसका ई आगरा घराना। आगरा घराने के गायक ख्याल गायकी के साथ ही ध्रुव व धमार में भी प्राप्त है, किंतु किराना घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायिका के लिए, अतरौली घराना ध्रुव धमार गायन के लिए, रामपुर घराना ख्याल गायकी के लिए, तो लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई? ए कथक, बी ओडिशा, बी कथकली नहीं ए कथक, बी कथकली, सी ओडिशा, डी भरतनाट्यम। से आंसर इसका ए कथक। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के प्रसिद्ध 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक है। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण को कथक का स्वर्णिम युग माना जाता है। अगला प्रश्न, चरकुला और दादर किस राज्य के नृत्य के रूप में है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। से आंसर इसका सी उत्तर प्रदेश। चरकुला उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो ब्रज क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। इस प्रदर्शन में विभिन्न चरणों के नृत्य करते घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर तक एक बहुत बड़े स्तरीय परिपत्र लकड़ी की पिरामिड को संतुलित करते हैं। लकड़ी की पिरामिड को 160 तेल में दीपक द्वारा रोशन किया जाता है। महिलाएं भगवान कृष्ण को रक्षा गीतों को नृत्य करते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला, रामलीला, कर्मा, दादर, धोबिनी, नटवरी आदि नृत्य शामिल है। अगला प्रश्न, बघेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? ए सवांग, बी परधोनी, सी भगोरिया, डी राई। से आंसर इसका बी राई। बुंदेलखंड की तरह ही बघेलखंड में भी राई नृत्य किया जाता है, परंतु यहाँ पर नृत्य के कुछ विभेद आ जाते हैं। जैसे बुंदेलखंड में राई नृत्य स्त्री द्वारा किया जाता है, जबकि बघेलखंड में पुरुष स्त्री वेश धारण करके राई नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। बघेलखंड में राई नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में ढोलक व नगड़ा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नृत्य शैली में एक महिला नृत्यिका नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के स्तंभ को संतुलित करती है? ए ख्याति, बी नौटंकी, सी चरकुला, डी रासलीला। सही आंसर है इसका सी चरकुला। अगला प्रश्न, किस भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई? ए कुचिपुड़ी, बी कथकली, सी कथकली, डी भरतनाट्यम। से आंसर है इसका बी कथक। कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय संगीत है। उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय, इसका नाम कथककारों की कथा कहानी से जुड़ा है। इस नृत्य में माध्यम से पौराणिक कथाओं को विकसित करते हैं। कथक के 3 विशिष्ट रूप हैं जिन्हें घराना कहा जाता है: लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। प्रथम कथक नृत्य बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, गोपी किशन, बिधानी महाराज। अगला प्रश्न है, नौटंकी निम्नलिखित किस राज्य का लोकगीत नृत्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। आंसर ए उत्तर प्रदेश। नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। यह उत्तर प्रदेश का मुख्यतः हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी आदि जनपदों में प्रचलित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश में है जो शास्त्रीय नृत्य के रूपों का हिस्सा है? ए मोहिनी अट्टम, बी कथकली, सी कथक, डी शास्त्रीय। आंसर इसका सी सत्या। शास्त्रीय नृत्य कथक मूलतः उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध है। अंग प्रत्यय एवं मनोभाव के साथ की गई नियंत्रण नीति गति को नियंत्रण कहा जाता है। भरत मुनि, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का नृत्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। यह नाट्य नृत्य और संगीत कला के स्रोत पुस्तक है। भारतीय नृत्य कला को 2 वर्गों में बांटा गया है: ए शास्त्रीय नृत्य, बी लोक व जन नृत्य, सी फिर भारतीय नृत्य आर्ट शैली कौन सी है? ए कथक है उत्तर प्रदेश की, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, वगैरह 8 शास्त्रीय नृत्य असम। अगला प्रश्न है, फैयाज खान द्वारा संगीत रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? ए मथुरा, बी कानपुर, सी आगरा, डी लखनऊ। सही आंसर सी आगरा। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना कला से संबंधित है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीतों के मत अनुसार इसके संस्थापक हाजी सुजान खां थे। फैयाज खान ने नवीन और गीतात्मक सफर देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ा। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में सी आर व्यास और विजय किजालू जैसे महान गायक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हर दौल कथा विशेष रूप से किस क्षेत्र के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पहले हैं? मिर्जापुर, बी बुंदेलखंड, सी अवध, डी ब्रज। आंसर इसका बी बुंदेलखंड।
हर दोला कथक विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शुरू में प्रचलित है। ऐसी मान्यता या परंपराएं हैं जो ओरछा के राजा हरदौल की शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। अगला प्रश्न है, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराने का दूसरा नाम? ए उत्तर घराना, बी नृत्य घराना, सी योग्य घराना, डी पूरब घराना। सही आंसर है इसका डी पूरब घराना, जिसका दूसरा नाम है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। इस घराने को पूरब घराने के नाम से जाना जाता है। इस घराने के शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि कथक नृत्य संबंधित हैं। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का साहित्य। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया? ए गोदान, बी निर्मला, सी गबन, डी आनंदमठ। सही आंसर है इसका डी आनंदमठ। आनंदमठ था इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी और ये तीनों थे प्रेमचंद के। इस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमसा आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीण से बढ़ने वाले चित्रण दर्शन है। ए कमलेश्वर, बी प्रेमचंद, सी शंकर प्रसाद, डी यशपाल। सही आंसर है इसका बी चंद्र प्रेमचंद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जानते हैं जिन्होंने 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? ए कैफी आजम, बी जावेद अख्तर, सी गुलजार, डी शमसूर रहमान फारूकी। सही आंसर है इसका डी शमसूर रहमान फारूकी। शमसूर रहमान फारूकी का जन्म वर्ष 1935 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो ये उर्दू के लेखक और कवि थे। इन्हें उर्दू साहित्य के लिए जाना जाता है। इनके द्वारा रचित तनकीदी अफकार साहित्यालोचना के लिए इन्हें वर्ष 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सादिका नवाब शहर को राजदेवी के अरमराई उपन्यास के लिए प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम है? ए अख्तर नोमानी, बी मुनव्वर राणा, सी रघुपति सराय, डी रामधारी सिंह दिनकर। आंसर है सी रघुपति सराय। फिराक, जिन्होंने उन्हें शायरी के उपनाम से फिराक गोरखपुर के नाम से जाना था। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में होता है। इनकी मृत्यु 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली में हुई थी। इनकी मुख्य रचना में गुल ए नगमा, गुलरे रहान, रुए कायनात, मसाला रुमाबाई, सबिस्ता सरगम, बज्म ए जिंदगी, रंग ए शायर, परछाइयाँ, तरान ए इश्क आदि। ये गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में सम्मिलित और जेल भी गए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवयित्री अपने साहित्य के योगदान के लिए जानी थी और उन्होंने 1988 में पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ए उषा किरण खान, बी महादेवी वर्मा, सी गोरा पंत शिवानी, डी समुद्र कुमारी चौहान। सही आंसर है इसका बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को अपने साहित्य के योगदान के लिए वर्ष 1988 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ तथा वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी प्रमुख कृतियों में निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा प्रमुख आयाम तथा अग्निरेखा है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1980 को प्रयागराज में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फतवा ए जहांगीर का लेखक कौन है? ए फजलुर रहमान अब्दुल फजल, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी अब्दुल हलीम सरर, डी शेख फैजी। आंसर इसका बी जियाउद्दीन बर्नी। फतवा ए जहांगीर के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर जिले के बरना की निवासी थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक के साथ रहे। इनकी इस पुस्तक को सल्तनतकालीन प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तारीख फिरोज शाह की रचना भी बर्नी ने की। अब्दुल फजल की प्रमुख रचनाओं में अकबरनामा में आइन अकबरी तथा शेख फैजी ने लीलावती गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अगला प्रश्न, मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व? ए कव्वाली, बी दस्ताने खुदकुशी, सी कटक, जी गजल। सही आंसर है इसका डी गजल। मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी दोनों ही गजल से प्रसिद्ध रहे। मिर्जा गालिब को इश्क शायरी में कोई सन नहीं मानता। भाई फिराक गोरखपुर मिर्जा गालिब के बाद सबसे महान गजल गायक माना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? ए आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, डी उत्तर प्रदेश के योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाव। सही आंसर है इसका डी उत्तर प्रदेश के योजना विभाग व अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाव। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए उत्तर प्रदेश के योजना विभाग का अर्थशास्त्र व सांख्यिकी प्रभाव उत्तरदायी है। इस विभाग के मुख्य कार्य राज्य की आर्थिक योजनाओं के डेटा एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना और रिपोर्ट को प्रस्तुत करना। यह प्रभाग विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न,
चंदायन मुल्ला दौल की एक मतमरदी सूफी करती की बसी प्रेम की कहानी बताते। ए लोरी की चंदा, बी रांझा, सी नल दमयंती, डी लैला मजनू। क्या आंसर इसका ए लोरी की चंदा। चंदायन मुल्ला दाऊद द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी करती है जो लोरी और चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। यह रचना 14वीं शताब्दी की मानी जाती है। इस अवधि भाषा में रचित प्रथम सूफी प्रेम काव्य के रूप में याद है। इसी कृति में मुख्य प्रेमी पात्र लोरी एक ग्वाला गडेर, चंदा एक राजा की पत्नी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए मुंशी प्रेमचंद के बारे में, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। बी उनके पूर्ण कृतियों में प्रेम गोदान शामिल है। सी उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1960 को हुई थी। ए दोनों कथन ए और बी सही है। बी केवल एक सही है। सी दोनों कथन ए और सी सही है। डी केवल कथन सी सही है। सही आंसर इसका ए और बी दोनों सही है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ जो 31 जुलाई 1880 को लंबी गांव जनपद वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता। मुंशी प्रेमचंद की कृति में प्रेमा 1907 में प्रथम उपन्यास था। गोदान 1936 प्रेमचंद का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास था। मुंशी प्रेमचंद की मूल नाम धनपतराय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद का मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। पहला प्रश्न, मैत्री शरण गुप्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। बी उनकी पहली कृति थी रंग में भंगती। सी रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। कथन ए दोनों कथन ए और बी सही है। बी केवल एक कथन सही है। सी कथन ए और सी सही है। डी ओनली कथन सी है। सही आंसर इसका ए और बी दोनों सही है। इनका जन्म 3 अगस्त 1986 को चिरगांव नामक गांव में होता है जो वर्तमान झांसी जिले में है। इनकी पहली कृति थी रंग और भंग। राष्ट्रीय कवि की उपाधि मेजर गुप्ता को नहीं महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, लेखकों और उनकी कृतियों और रचनाओं से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। ए सूरदास अष्टसूर। बी महादेव वर्मा सक्षणादा। सी जयशंकर प्रेम प्रतीक। डी मेदिनीपुर तिलोचन। सही आंसर इसका ए सूरदास की अष्टसूर। सूरदास की थी सूरसागर सूरसरावली साहित्य रहे। महादेवी की शरणा गिल्लू नीरजा रश्मि। जयशंकर प्रसाद की प्रेम प्रतीक कामयानी स्वामी। मेदिनीपुर की थी तिलोत्तमा साकेत भारत भारती। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश का 100 संस्थाएं संग्रहालय व शिक्षण संस्थाएं। अगला प्रश्न है, कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी। ए 1988, बी 1985, सी 1999, डी 1990। सही आंसर इसका ए 1988। कानपुर स्थित वानिकी प्रशिक्षण संस्थान 1988 में हुई स्थापित की थी। इसकी राजधानी किदवई नगर में हुई थी। यह संस्था उत्तर प्रदेश के वन विभाग का प्रमुख केंद्र है जो वन अधिकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर संपूर्णानंद। बी सुचेता कल्परानी। डी गोविंद वल्लभ पंत। सी चंद्रभान गुप्ता। सही आंसर इसका ए डॉक्टर संपूर्णानंद। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वयंशासी इकाई के रूप में थी। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद नामी थी। इस अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। ए कानपुर। बी प्रयागराज। सी गोरखपुर। डी वाराणसी। आंसर इसका बी प्रयागराज इलाहाबाद। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा यानी FSSAI द्वारा सब्जियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्य है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेट को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के और स्थान। ए है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय। बी छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय। सी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। डी भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। झांसी स्थान में फिर वाराणसी, कानपुर और आगरा। देखो उसमें दिल्ली के उत्तर प्रदेश के जो विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा। अगला प्रश्न, केंद्रीय उपोषण बागवान के संस्थान CISH लखनऊ उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1972 में किस रूप में की गई। ए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। बी केंद्रीय आम अनुसंधान स्टेशन। सी राष्ट्रीय शीट अनुसंधान केंद्र। डी केंद्रीय शीतोष्ण बागवान संस्थान। तो आंसर इसका बी केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ की स्थापना 1972 में
मूल रूप से केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान के रूप में हुआ। यह लखनऊ के रहमान अकेडमी स्थित है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करते हैं। इस संस्थान का मुख्य कार्य आम, अमरूद व अन्य पोषण कटिबंधीय फलों का अनुसंधान करना है। पहला प्रश्न, 1899 में आईसीएआर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जतनगर उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित पहला पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन कौन सा है? ए. एंटी रिंटरपेस्ट सीरम, बी. एंटी रेट सीरम, सी. एंटी हेमरेजिक सेप्टिसियम सीरम, डी. एंटी ब्लेगर क्वार्टर सीरम। सही आंसर इसका ए. एंटी रिंटरपेस्ट सीरम। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जतनगर उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित पहला पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन एंटी रिंटरपेस्ट सीरम था। वह पशुओं में होने वाली जानलेवा बीमारी रिंटरपेस्ट पशु प्लेग को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से शुरू किया? ए. UNAIDS, बी. UNEFPA, सी. WHO, डी. यूनिसेफ। आंसर इसका डी. यूनिसेफ। उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के संवेदनशील जिलों में जापानी इन्फेसिलाइटिस और एक्यूट इन्फेसिलाइटिस सिंड्रोम को खत्म करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में? ए. मेरठ, बी. वाराणसी, सी. कानपुर। डी. लखनऊ। सही आंसर है इसका सी. कानपुर। भारत में कानपुर में स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1983 में की गई थी। प्रारंभ में यह परियोजना निदेशालय या तिलहन के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट और जिला। राष्ट्रीय सरकार संस्थान जिला बरेली, फिर है भारत खंडीय संस्कृत विद्यालय लखनऊ में, मतलब इसका अभी पता नहीं है। मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, फिर है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान प्रयागराज से। विकल्प ए, बी, सी में इसका विकल्प ए, देख लो इसकी डिटेल। राष्ट्रीय सरकार अनुसंधान कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में की गई। भारत खंडीय संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1926 में लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में है, प्रयागराज है। इसकी स्थापना 1961 में किया गया और इसे 2002 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIT का दर्जा मिला। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है बरेली। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राजा लाइब्रेरी समिति किस शहर में स्थित है? ए. फैजाबाद, बी. बरेली, सी. मुरादाबाद, डी. रामपुर। सही आंसर इसका डी. रामपुर। राजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। राजा लाइब्रेरी में 2000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपि और मुगल लघु चित्रों का बड़ा संग्रहालय देखने को मिला। अगला प्रश्न, रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला डिजिटल लेजर तकनीक के चलने वाले देश की पहली भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय का पुस्तकालय स्थित है। रामपुर जनपद मुख्य रूप से चाकू और पतंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की? ए. वाराणसी, बी. मेरठ, सी. प्रयाग, डी. कानपुर। सही आंसर इसका ए. वाराणसी। वाराणसी के संपूर्ण संस्कृत विद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय बनने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिषी, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, PC फर्स्ट लिस्ट 2 को संशोधित कीजिए। ए. सरस्वती भवन पुस्तकालय 1864, बी. रामपुर राजा लाइब्रेरी 1879, भारती भवन पुस्तकालय 1774, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1904। देखिए ए। सरस्वती भवन पुस्तकालय 1914, रामपुर राजा लाइब्रेरी 1784, भारती भवन पुस्तकालय 1879, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1864। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाहीबाग में रूप में स्थापना वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में और किस स्थान पर की गई थी? ए. 1789 लखनऊ, बी. 1954 कानपुर, सी. 1965 कानपुर, डी. 1968 लखनऊ। आंसर ए. CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना शाहीबाग के रूप में वर्ष 1789 में लखनऊ में की गई थी। लखनऊ में साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, राज्यस्क ऊर्जा शोध और प्रशिक्षण केंद्र और बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उनका संग्रह विश्वविद्यालय, कथानक विश्वविद्यालय, यूपी का पहला विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, फिर इसका यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय मुरादाबाद, तीर्थकर महाविद्यालय विश्वविद्यालय
राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद। यूपी राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विद्यालय फिर इसका है वह सामने है इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1880। सेंसस का ए। यूपी का पहला विश्वविद्यालय था इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1888। यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय PHU। फिर है तीर्थकर महाविद्यालय मुरादाबाद। फिर है फोर्थ यूपी राज्य सरकार का एक राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की दीर्घ और प्राचीन का सर्वेक्षण, मानचित्र और दस्तावेजीकरण किया? ए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। बी भारतीय वनिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून। सी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। डी बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ। आंसर इसका बी बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ। प्रदेश के वनस्पति की विविधता की पहचान और सर्वेक्षण, मानचित्र और दस्तावेजीकरण का कार्य करता है। इसकी स्थापना प्रोफेसर बीरबल साहनी की स्मृति में 1946 में की गई। संस्थान का मुख्य उद्देश्य पुरावनस्पति विज्ञान में शोध करना और जीवाश्म पौधे का अध्ययन करना। अगला प्रश्न, सुगंध व सूरज विकास केंद्र FFDC की स्थापना और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता किस वर्ष की गई थी? ए 1989, बी 1995, सी 1987, डी 2000। या में से कोई नहीं। आंसर इसका ई। सुगंध व सूरज विकास केंद्र की स्थापना UNDP व UNIDO द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से वर्ष 1990 में की गई। इसका उद्देश्य आवश्यक तेज सुगंध और स्वाद उद्योग तक कृषि प्रौद्योगिकी और रासायनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास संस्थान के मध्य इंटरफेस के रूप में किया जाता है। पहला प्रश्न है, भारत कला भवन का उत्तर प्रदेश में किस राज्य में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय? ए आगरा, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। आंसर है सी वाराणसी। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय। भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना 1 जनवरी 1920 को भारत कला परिषद के एक अंग के रूप में की थी। इसे प्रथम मानद अध्यक्ष कवि रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष थी? 1970, बी 1975, सी 1957, डी 1988। आंसर इसका सी लखनऊ। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में की गई थी। इसका पूरा नाम मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1875, 1916, 1921, 1930। आंसर इसका बी 1916। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में महामन पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। BHU से पहले से सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1962 में की थी। अगला प्रश्न, यूपी शिक्षा के क्षेत्र में BHU का पूर्ण रूप? ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, सी बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, डी भोले हिंदू विश्वविद्यालय। से आंसर इसका ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी नोएडा, डी बाराबंकी। से आंसर इसका ए लखनऊ। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। यह भारत का एक बड़ा नीलकरण नृत्य संगीत विश्वविद्यालय। इस विद्यालय का आदर्श वाक्य है, नादाधीगम जगत अर्थात यह संपूर्ण विश्व नाद या संगीत के अधीन है। इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 1926 में राय उमानाथ बली है एवं राजा राजेश्वर बली संयुक्त प्रांत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयासों से पंडित भातखंडे द्वारा की गई थी। इस विश्वविद्यालय का नाम महान संगीतकार पंडित विष्णु भातखंडे के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए चित्रकूट, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी बाराबंकी। से आंसर का ए चित्रकूट। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना 27 सितंबर 2000 को चित्रकूट में की गई। श्री राघवेंद्र जो रामचंद्र बाजी का विश्वविद्यालय का आजीवन कुलाधीश बनाया गया। वह समय एक अंधे व्यक्ति हैं। उन्होंने विकलांग व्यक्ति के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मिशनरी का आगे बढ़ाया। इसका महत्वपूर्ण तथ्य, इस विद्यालय का उद्देश्य विकलांग व्यक्ति को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्देश्यों में शिक्षित विकलांग व्यक्तियों के लिए प्लेसमेंट का पता लगाना है। विकलांग व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने, उन्हें आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप में बढ़ावा देना है। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश की भाषाएं। इसका एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी? ए कानपुर, बी अयोध्या, सी वाराणसी, डी लखनऊ। से आंसर है इसका सी वाराणसी।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य संग्रहालय स्थापित किया गया है, जो किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। संग्रहालय में हिंदी साहित्य के इतिहास, इतिहासकारों के जीवन और उनकी रचनाओं से प्रदर्शित किया जाएगा। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दरगाह निम्नलिखित किस सूफी संत से समृद्ध है? ए शाह आलम, बी हाजी वारिस अली शाह, सी निजामुद्दीन औलिया, डी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सही आंसर इसका बी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित प्रतिष्ठित देवा शरीफ दरगाह वारसी संप्रदाय के संस्थापक हाजी वारिस अली शाह से संबंधित। इसका मुख्य संदेश ईश्वर की एकता सार जो रब वही राम है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सारा सर्किट योजना निम्नलिखित में किस निकाय के माध्यम से लागू की जा रही है? ए उत्तर प्रदेश राज्य विविध बोर्ड, बी उत्तर प्रदेश राज्य आधार भूमि प्राधिकरण, सी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, डी उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड। सही आंसर है इसका डी। उत्तर प्रदेश में राज्य सारा सर्किट मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट द्वारा बोर्ड द्वारा लागू की जा रही है। इस परियोजना मुख्य रूप से मैनपुरी या मेटावा जिले के अंदर भूमि पर विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य सारा संरक्षण तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इसके तहत बोटिंग स्टॉप व्यू, स्पोर्ट व्यू पॉइंट, इको टॉयलेट व सोलर लाइटिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत विकसित किया गया? ए स्वदेश दर्शन योजना, बी प्रसाद योजना, सी देखो अपना देश योजना, डी हृदय योजना। सही आंसर इसका ए स्वदेश दर्शन योजना। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15-20 सर्किट अभियान। इसके अंतर्गत रामायण सर्किट की शामिल है। अयोध्या संगमेश्वरपुर जैसे स्थान पर सर्किट का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थान के विकल्प की पहचान कीजिए। ए बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, बी अयोध्या, बिट्टू, चित्रकूट, संगमेश्वर, सी मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी, डी कपिलवस्तु, सारनाथ, संकीर्ण, श्रावस्ती। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर का सी मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2002 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों में हस्तिनापुर, कापिल्य, अचित्र, बरवाना, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा, लाक्षागृह, हंडिया, प्रयागराज, कीचकवध, स्थलराट, हमीरपुर तथा विदुरकोटी, बिजनौर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? ए आगरा, बी निमिसारण, सी मथुरा, डी सारनाथ। सही आंसर इसका डी सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट में राज्य के 6 स्थान कपिलवस्तु, श्रावस्ती, सखिया, कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर शामिल है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटक द्वारा बुंदेल सर्किट में निम्न में से कौन से कस्बे शामिल हैं? ए अयोध्या, पंचवटी, नरसिंहपुर, महोबा, वृंदावन, बी प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर, सी चित्रकूट, पंचवटी, कालिंजर, बिट्टूर, अयोध्या, डी बिट्टूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा। सही आंसर इसका डी। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्यटक की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को चयनित कर पर्यटन परिपत्र सर्जन किया गया। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्र से भ्रमण कर सकते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिट्टूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा भी शामिल है। अगला प्रश्न है, दुमपुक्त उत्तर प्रदेश में किसकी एक लोकप्रिय प्रक्रिया? ए व्यंजन पकाने की प्रक्रिया, बी कपड़ा सिलाई, सी बीज बोने, डी लकड़ी पर नगाते। सही आंसर इसका ए व्यंजन पकाने की। दुमपुक्त उत्तर प्रदेश की लखनवी व्यंजन पकाने की विधि है। इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित किस स्थान को जाना था? वृंदावन, मथुरा, द्वारका, बरसाना। सही आंसर इसका डी बरसाना। राधा जी के बारे में प्रसिद्ध है बरसाना की थी, लेकिन इसका जन्म बरसाने 50 किलोमीटर दूर होता है। यह रावल के नाम से प्रसिद्ध है। राधा की माँ का नाम कृतिका, पिता का नाम वृषभान था। अगला टॉपिक है इसका, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य व पर्यावरण। इसका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ए शामली, बी सोनभद्र, सी सहारनपुर, डी बलिया। से आंसर इसका ए शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली तथा सबसे पूर्वी जिला बिला है, सबसे उत्तरी जिला है तथा सबसे दक्षिणी जिला क्रम सहारनपुर और सोनभद्र है। सबसे उत्तर सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों तथा एक केंद्र शासित दिल्ली से लगती है, लगभग यानी कि 10 राज्यों से लगती है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्या है? सहारनपुर, सोनभद्र, हापुड़, लखीमपुर खीरी। सही आंसर इसका डी लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर। यह सबसे बड़ा जिला है। यह जिला लखनऊ संभाग का हिस्सा है। जिला नेपाल की सीमा पर स्थित है। दुविधा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय स्थान है। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश। सही आंसर देश का ए और बी केवल ए सही, सी ए सभी ए बी और सी सही है, डी ओनली बी सही है। सही आंसर इसका ए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। सोनभद्र में खनिज संसाधन, वन संसाधन और जल संसाधन शामिल है। सोनभद्र में कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बॉक्साइट जैसे खनिजों का भंडार है। अगला प्रश्न है, शामली की सीमाएं निम्नलिखित किस राज्य से लगती है? ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी बिहार, डी उत्तराखंड। से आंसर इसका हरियाणा। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। हरियाणा राज्य में उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले की सीमा लगती है, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। आगरा और मथुरा की सीमाएं राजस्थान से तथा गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिले की सीमा दिल्ली से लगती है। अगला प्रश्न, भारत की मान्य यमोत्तर क्या है और यह कहाँ से गुजरती है? ए 82.3 ई वाराणसी, फिर है बी 80.34 ई वाराणसी, सी नहीं प्रयागराज 83.30 ई मिर्जापुर, डी है इसका 80.30 ई। इसका सही आंसर वैसे बी है, नहीं सी है, हाँ सी है इसका। भारत की मान्यता रेखा बहते दूसरी है उत्तर प्रदेश में, जब यह रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए। हाँ, ये मिर्जापुर से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रयागराज जब आता है जब इसका मुख्य केंद्र भारत का, जब इसका मुख्य केंद्र भारत में होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाता है? चित्रकूट, महोबा, ए और बी, और डी बलिया। से आंसर इसका डी, सी ए और बी दोनों, चित्रकूट और महोबा ये महिला के साथ मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और महोबा जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साझा करते हैं। अगला प्रश्न, महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? ए रोहिलखंड, बी अवध, सी पूर्वांचल, डी बुंदेलखंड। से आंसर है इसका डी बुंदेलखंड। महोबा जिला उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। महोबा जिला 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का परिवहन। इसका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा है? ए आगरा हवाई अड्डा, बी लखनऊ हवाई अड्डा, सी कानपुर हवाई अड्डा, डी वाराणसी हवाई अड्डा। से आंसर है इसका बी लखनऊ हवाई अड्डा। इसका नाम बदलकर लखनऊ हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डे का नाम बदलकर 17 जुलाई 2008 को चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा रखा गया। इसे 19 मई 2012 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त किया गया। वर्तमान में इसका प्रबंध अडानी समूह के पास है। अगला प्रश्न है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रेल कोच निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में? ए प्रयागराज, बी कानपुर, सी ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी रायबरेली। से आंसर इसका डी रायबरेली। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के लालगंज में स्थित है। यह भारतीय रेलवे की तीसरी कोच फैक्ट्री है जो अत्याधुनिक LHB कोचों का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनेगा? ए आगरा, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी प्रयागराज। से आंसर इसका बी लखनऊ। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के किनारे पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों को परिवहन के एक सस्ते और अधिक पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देना है। इस मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और इसका निर्माण सरकार की जलमार्ग विकास परियोजना के हिस्से के रूप में किया गया। अगला प्रश्न, UP-SH7 किन 2 शहरों को जोड़ता है? ए लखनऊ और कानपुर, बी इलाहाबाद और गोरखपुर, सी गोरखपुर और कानपुर, डी वाराणसी और इलाहाबाद। से आंसर इसका बी इलाहाबाद और गोरखपुर। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग 7 UP-SH7 इलाहाबाद को जौनपुर से होते हुए गोरखपुर को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 106.56 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? ए राज्य उच्च न्यायालय, बी परिवहन विभाग, सी परिवहन आयुक्त, डी राज्य पुलिस। से आंसर इसका सी राज्य पुलिस। उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से परिवहन आयुक्त जिम्मेदार है। शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। करों व शुल्कों के निर्धारण और संग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रशासन व पर्यवेक्षण परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता मुख्यालय में 2 अवर
परिवहन आयुक्तों द्वारा क्षेत्र में 6 उप परिवहन आयुक्त, 19 संभागीय परिवहन अधिकारी तथा 72 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत कोई भी वाहन स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों से मुक्त है? ए, शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन, बी 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहन, सी धार्मिक संसाधनों के स्वामित्व वाले वाहन, डी सरकारी अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाहन। से आंसर इसका सी, धार्मिक संस्थानों के स्वामित्व वाले वाहन। उत्तर प्रदेश में मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों के धार्मिक संस्थानों के स्वामित्व वाले वाहन कर मुक्त है। अधिनियम में परिवहन यान से बिन किसी भी मोटर यान को सार्वजनिक स्थान पर उपयोग में लाने वाले पहले मुक्त कर भुगतान का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा कब शुरू हुई? ए 1950, बी 1945, सी 1947, डी 1972। से आंसर इसका सी 1947। उत्तर प्रदेश की पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा 1947 के आरंभ में हुई थी। प्रदेश में यात्री सड़क परिवहन सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर संचालन को प्रारंभ की गई थी। 1 जून 1972 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन परिवर्तन कर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला यूपी S1 के मार्ग पर नहीं है? ए देवरिया, बी महाराजगंज, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। से आंसर इसका सी वाराणसी। उत्तर प्रदेश राज्य का राजमार्ग महाराजगंज गोरखपुर देवरिया बल्ला जिले से होकर गुजरता है। यह सोनौली नगर में बल्ला से जोड़ते हैं। इसे सोनौली नौतनवा गोरखपुर देवरिया बल्लिया मार्ग भी कहता है। तो ऐसा स्पष्ट है कि यूपी S1 का मार्ग वाराणसी नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कितना लंबा है? ए 340 किलोमीटर, बी 165 किलोमीटर, सी 302 किलोमीटर, डी 380 किलोमीटर। से आंसर इसका सी, यह 302 किलोमीटर लंबा। इसका निर्माण कार्य 21 नवंबर 2006 को संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी ए बी और डी मेरठ। से आंसर इसका सी, ए और बी दोनों में। टोटल कितने हवाई अड्डे हैं इसमें ये देख लो। उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, बी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय वाराणसी, सी 3 कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, फिर चौथा है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या, 5वां है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ए 3432 किलोमीटर, बी 8432 किलोमीटर, सी है 12435 किलोमीटर, डी है 5239 किलोमीटर। से आंसर है इसका बी 8432 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई लगभग इतनी है, जिसमें कुल 83 मार्ग राज्य मार्ग शामिल हैं जो विभिन्न मुख्य जिलों को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी परिवहन प्रणाली द्वारा सेवा प्रदान करता है? ए घाघरा, बी यमुना, सी गंगा, डी बेतवा। से आंसर है इसका सी गंगा। उत्तर प्रदेश गंगा नदी परिवहन प्रणाली द्वारा सेवा प्रदान करती है। भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग वन है, जिसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यह प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर दूर तक फैला है। अगला प्रश्न, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई कितनी है? ए 320.82 किलोमीटर, बी 240.82 किलोमीटर, सी 340.82 किलोमीटर, डी 280.82 किलोमीटर। आंसर इसको सी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले में मौजूद लखनऊ सुल्तानपुर रोड NH 331 के पास स्थित चांदसराय गांव से शुरू होता है तथा गाजीपुर जिले में हैदरिया गांव में समाप्त होता है। इस प्रकार इसकी लंबाई 340.82 किलोमीटर है। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले जिले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कर की दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं? ए वाहन के वजन के आधार पर, बी इंजन क्षमता के आधार पर, सी खरीद मूल्य के आधार पर, डी वाहन की आयु के आधार पर। से आंसर है इसका बी। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत इंजन क्षमता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कर दरें निर्धारित की जाती है। कराधान अधिनियम 1 जनवरी 1997 को प्रकाशित एवं प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य में मोटर वाहनों पर कर लगाना है और यात्री और माल के भाड़े पर परिवहन में लगे मोटर वाहनों पर अतिरिक्त कर लगाना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत किस प्रकार के वाहनों का कराधान छूट है? ए केवल यात्री कर से, बी एम्बुलेंस और फायर इंजन, सी सभी निजी वाहन, डी केवल मोटरसाइकिल। से आंसर इसका बी। उत्तर प्रदेश में मोटर वाहन कर अधिनियम 1997 के अंतर्गत एम्बुलेंस और फायर इंजन वाहनों को छूट प्रदान की जाती है। आपातकालीन सेवा में प्रस्तुत होने वाली वाहनों पर कर छूट प्रदान किया जाता है, जैसे दमकल,
फायर इंजन और एम्बुलेंस। इस वाहनों का प्रयोग आम जनता की सुरक्षा या सहायता के लिए किया जाता है, इसलिए इनसे कर नहीं लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कर नियमावली 97 नियम 28 के अनुसार आपातकालीन मोटर वाहनों को पूर्ण कर छूट है। बताइए जिले में कौन सा राज्य मार्ग है? ए यूपीएसएच 29, बी यूपीएसएच 18, सी यूपीएसएच 25, सी डी यूपीएसएच 22। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एसएच 18 राजमार्ग अवस्थित है। यह राजमार्ग मेरठ से शुरू होकर बदायूं तक जाता है, इसलिए इसे मेरठ बदायूं मार्ग भी कहता है, जिसकी कुल लंबाई 172.86 किलोमीटर है। यह मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और बागपत जिले से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न, 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश में किस संगठन का गठन किया गया? ए उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण, बी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन, सी उत्तर प्रदेश मेट्रो विकास प्राधिकरण, डी उत्तर प्रदेश राज्य हेतु निगम। आंसर है इसका बी, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। उत्तर प्रदेश में 1 जून 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया। देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में यह गठन संगठन 50 वर्ष से अपनी सेवा दे रहा है। यह संगठन प्रदेश सरकार के तहत एक सार्वजनिक सेवा है जो राज्यों के भीतर बस सेवाएं प्रदान करती है। बस सेवा प्रथम बस प्रदेश में लखनऊ से बाराबंकी के मध्य चलाई गई थी। परिवहन निगम द्वारा लोहिया ग्रामीण सेवा, मिनी बस, जनरथ, वोल्वो, स्लीपर, संकल्प सेवा, पिंक एक्सप्रेस आदि प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है? ए यूपीएसएच 38, बी यूपीएसएच 34, सी यूपीएसएच 42, डी यूपीएसएच 36। आंसर है इसका बी, यूपीएसएच 36। उत्तर प्रदेश के लखनऊ आजमगढ़ बलिया राज्य राजमार्ग में यूपीएसएच 34 के नाम से जाना जाता है। यह राजमार्ग लाइब्रेरी, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, मलिया तक जाता है। इस राष्ट्रीय मार्ग में कुल लंबाई है 315.98 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कौन सा एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है? ए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, सी यमुना एक्सप्रेसवे, डी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। आंसर इसका सी। ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला मार्ग को यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। यह यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक सिटी कंट्रोल है जो मथुरा अलीगढ़ से गुजरते हुए नोएडा को आगरा से जोड़ता है। इसका निर्माण जीडी रोड तथा NH2 पर यातायात को कम करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, UPRRDA का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? ए उत्तर प्रदेश सड़क एवं रेल विकास प्राधिकरण, बी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सड़क विकास एसोसिएशन, सी उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, डी उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी। से आंसर इसका डी, उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH9 जंक्शन शुरू होता है? जंदोसी बबराला अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH42 के जंक्शन पर समाप्त होती है। ए NH 509, बी NH 19, सी NH 34, डी NH 119। आंसर इसका ए, उत्तर में NH 509 मुरादाबाद में NH9 के जंक्शन पर अमरोहा, जंदोसी बबराला अलीगढ़ से होते हुए आगरा में NH 44 के जंक्शन पर समाप्त होता है। यह राजमार्ग आगरा को मुरादाबाद से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को छोटी सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सेवा क्षेत्र और हवाई अड्डे का नाम। अयोध्या, फैजाबाद, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है लखनऊ, जेवर और वाराणसी। इसका है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। आंसर है इसका डी, अभी से देख लो। सेवा क्षेत्र और हवाई अड्डे का नाम। अयोध्या, फैजाबाद, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रमुख निर्यात केंद्र को वाराणसी और राज्य होते हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है? ANNW3, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 4। से आंसर इसका बी, नेशनल हाईवे 1। इसकी लंबाई है पीछे बता दें हमने। वर्तमान में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण गठन किस वर्ष में किया गया? ए 2001, बी 2004, 3 बी सी 2013, डी 2017। से आंसर इसका बी 2004। 13 अगस्त 2004 को उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण इसका गठन उत्तर प्रदेश के अधिनियम संख्या 19 2000 तक दिया। इस प्राधिकरण को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर शुरू किया। इस शासी परिषद की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। ए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित के जिले में स्थापित किया गया? ए मथुरा, बी मिर्जापुर, सी आगरा, डी गोरखपुर। से आंसर इसका बी मिर्जापुर। 12 मार्च 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमिनुअल फ्रैंक मैक्रों ने उत्तर प्रदेश में सबसे
बड़े 75 मेगावाट क्षमता के तौर पर सौर ऊर्जा क्षेत्र का उद्घाटन मिर्जापुर जिले के विजयपुरम में किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ने IT, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने से विशेष आर्थिक क्षेत्रों को मंजूरी दी? 31, B 11, C 30, D 21। आंसर है इसका ए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राज्य में 31 से विशेष आर्थिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र को निर्मित करने का उद्देश्य IT, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प, गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेज के लिए मंजूरी प्रदान के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमन का अधिनियम किया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण कब किया? जनवरी 1984, B मई 1993, C दिसंबर 1982, D अप्रैल 1983। से आंसर इसका डी, अप्रैल 1983। उत्तर प्रदेश में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए अंतरिक्ष ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का गठन अप्रैल 1983 में किया गया था। यह एक स्वयं संस्थान के रूप में कार्यरत है। नीड को ही ईपीए के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा नाभिक शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ए केगा, बी नरोरा, सी कलपम, डी कारापुर। आंसर इसका बी, नरोरा। नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, केगा कर्नाटक, कलपम तमिलनाडु, काकरापार यह गुजरात। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आए। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।